तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। एक फाइटर जेट गिरने से युद्ध का नतीजा बदल सकता है, क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ पिछले 24 घंटे के अंदर ईरान की धरती पर। अचानक से ईरान की जो परंपरागत मिसाइलें, परंपरागत तरीके थे, उसने अमेरिका के सबसे सोफिस्टिकेटेड एयरप्लेन्स कैसे मार गिराए और कैसे अचानक से ये पूरा मामला चेंज हो गया, जरा देखते हैं। तो अमेरिका का F-15 बहुत ही खतरनाक स्टील श्रेणी का विमान होता है, वो दक्षिणी पश्चिमी ईरान के पहाड़ों में मार गिराया गया। और सिर्फ ईरान ने मारा नहीं, उसकी बाकायदा वीडियो बना और आजकल मीम्स बना रहा है कि अरे भाई हमें पता ही नहीं था कि ये तुम्हारा स्टील श्रेणी का विमान है, और शायद अमेरिका को भी नहीं पता था कि इसको कोई देख नहीं सकता, हमने देख लिया। खैर यहां पर उसने मार गिराया है और अभी तक जो ये ऑपरेशन था, जिसको अमेरिका ने नाम दिया था ऑपरेशन इपिक फ्यूरी, ऑपरेशन इपिक फ्यूरी, याद रखिएगा कि यह पहली बड़ी अमेरिकी विफलता है बहुत बड़े लेवल पे कि उसका पायलट अब ईरान की धरती पर है। ईरान उसे हंट करने की कोशिश कर रहा है, जिंदा पकड़ना चाहता है, और अभी तक इस युद्ध में 13 अमेरिकी सैनिकों की जान जा चुकी। याद है कि मैं पहले बताया था कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा जो दिक्कत होती है बॉडी बैग्स होती है। जब इसके सैनिकों के शव वापस लौटते हैं तो अमेरिका वहां पर बहुत परेशान हो जाता है, बहुत ज्यादा एक दबाव वहां आना शुरू हो जाता है। लगातार अमेरिका ने अपनी ताकत झोंक दी है, सर्च एंड रेस्क्यू अभियान लगातार जो है वो चल रहे हैं, लेकिन बहुत जोखिम है। आपने देखा होगा कि तमाम अमेरिका में जो जनरल्स हैं, ये जो है इनके अटॉर्नीज हैं, उनको लगातार डोनाल्ड ट्रंप फायर करते चला जा रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ईरान में जो सैनिक है अगर आपने उनको उतारा तो ये सुसाइडल अटेम्प्ट होगा, बहुत ही खतरनाक अटेम्प्ट होगा, यहां से सैनिकों को बचा ले जाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये पहाड़ियों से पूरा घिरा हुआ एरिया है जो आप देख रहे हैं, और यहां पर एडवांटेज हर हालत में ईरान को ही है। और चूंकि अभी तक आप ये समझ चुके हैं मेरी डिस्कशन में कई बार कि यहां ईरान लड़ भी नहीं रहा है, यहां तो बड़ी बड़ी महाशक्तियां लड़ रही जो अमेरिका को इसमें फंसाकर उसको घुटनों के बल लाना चाहती हैं। यहां पर चीन लड़ रहा है, यहां पर रसिया लड़ रहा है, यहां पर वो सभी लड़ रहे हैं जो अमेरिका को इस ट्रैप से निकलने नहीं देना चाहते हैं। अमेरिकी इकोनॉमी को जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा डेंट मारना चाहते हैं, उसकी पूरी इमेज को बर्बाद कर देना चाहते हैं। चीन पेट्रो डॉलर से दुनिया को निकालकर युआन डॉलर में लेके जाना चाहता है। सबके लिए यहां पर बहुत मौके हैं महाशक्तियों के लिए। तो अब ऐसी कंडीशन में यहां बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होती चली जा रही है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक जहाज ही तो गिरा, एक पायलट ही तो वहां पर है, तो ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक हार है। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा अमेरिका पहले किस तरह इस तरह की एक बड़ी शर्मनाक हार झेल चुका है। आगे बढ़ते और समझते पहले कि अमेरिका और इजराइल ने इस युद्ध की शुरुआत क्यों की थी, आखिर ये वॉर शुरू ही क्यों की थी, क्या चाहिए था दोनों को, क्या मिला उन्हें, क्या हासिल हो गया, और दोनों ने कैसे युद्ध को गलत तरीके से कैलकुलेट किया। और क्या होता है कि जब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते हैं, ग्राउंड रियलिटी में नहीं जाते हैं, तो आज ईरान ने दिखा दिया कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर बड़ी बड़ी महाशक्तियों को तोड़ सकता है। तो चलिए समझते हैं कि अगर हम यूएस की बात करें, विफलता को समझना बहुत जरूरी है। भारत के भी बड़े बड़े जो रक्षा विशेषज्ञ इसकी स्टडी कर रहे हैं कि वॉरफेयर बिल्कुल बदल चुकी है। जिसका डोमिनेंस था हवा में, उसको पता था कुछ घंटों के अंदर वो देश तबाह कर सकते हैं, वो आज निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। और वो क्यों खोज रहे हैं, जरा इसको देखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआती योजना प्लान ए अमेरिका ने बनाया कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व को खत्म कर दिया जाए, जैसे खमैनी को, उनके साथ के बहुत से लोगों को खत्म कर दिया जाए, सत्ता पलट जाएगी, जनता विद्रोह कर देगी, और फिर क्या होगा, वहां पर एक फेवरेबल शासन लेकर आएंगे। ऐसा उन्होंने कई देशों में किया था। ये उसी दंभ में, उसी नशे में, ग्राउंड रियलिटी से दूर थे। और अमेरिका का दावा था कि ईरानी सैन्य क्षमता पूरी तरह से पंगु हो चुकी है। बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है हमने ईरान का जो है नेवल, उसका एयरफोर्स सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ये दावा वो किए जा रहे। उनको पता था कि हम टॉप लीडरशिप को खत्म कर देंगे, ईरान घुटनों पे आ जाएगा, जनता विद्रोह कर देगी और हम सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। शुरुआती 2-3 दिनों में तो यूं लगा था जो रजा पहलवी और तमाम जो है वहां के लीडर थे, पहले के जो शाह के वंशज थे, वो तो तैयारी करके बैठे थे कि फ्लाइट की टिकट कराकर हम ईरान आते हैं। आज किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो ईरान में घुस जाए। आज कोई नाम लेने वाला नहीं। पहले लगातार उनके स्टेटमेंट आ रहे थे कि बस जनता अब सड़कों पर उतरे और फिर से शाह का शासन स्थापित करें। उनके वंशज बिल्कुल तैयार था कि बैग पैक है, अटैची पैक है, बस भैया टिकट कटा के निकलना है। शायद टिकट भी कटा लिया था। लेकिन जिस तरह से खमैनी के जाने के बाद IRGC और जो मोज़ैक स्ट्रक्चर था, उन्हें यह लगा कि टॉप लीडरशिप को मार दिया, ईरान खत्म। जिस तरह से पहले से तैयारियां चल रही थी, जिस तरह से बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां, रशिया,
चाइना, इन्होंने जिस तरीके से इंटेलिजेंस शेयर की, जिस तरह से इसको एआई वॉरफेयर में कन्वर्ट किया, जबरदस्त था। इसकी कैलकुलेशन किसी के पास नहीं थी। मुझे लग रहा है कि शाह ने अपनी अटैची वहीं के वहीं रख ली होगी कि भाई अभी जाना ठीक नहीं है। उसके बाद से ना कोई ट्वीट आया, ना कोई स्टेटमेंट, ना कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई बात ही नहीं हो रहा, किससे बात करे, क्या बात करे, कहीं पर जनता के विद्रोह के बारे में बात ही नहीं हो रही है। सब कुछ कर लिया गया और आप पूरा मीडिया तलाशे, वो कहां बंदे गायब हैं, क्या पता कहीं से बोल रहे हैं और यहां पर ईरान उठा के एक मिसाइल वहीं मार दे, बोले अच्छा यहां टीवी बैठे लो, हम तुम्हें उड़ाते हैं। तो जिस तरह का माहौल हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। सवाल है इजराइल की क्या स्ट्रेटजी थी, इजराइल की क्या चाहती। इजराइल इस वॉर को वॉर ऑफ एग्जिस्टेंस की तरह से लड़ रहा है, यानी मेरे को जिंदा रहना है तो मुझे इसको मारना है, ये वाली स्थिति। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह और ईरानी नेटवर्क को नष्ट करना चाहता था। 900 दिन से वो ये वॉर लड़ रहा है और उसको ये मौका था कि ईरान के परमाणु प्लांट खत्म करना है, ईरान को हमेशा के लिए नेस्तनाबूद कर देना है, ताकि इजराइल अगले कई सालों तक सुरक्षित रह सके। और उसके लिए वॉर ऑफ एग्जिस्टेंस है, उसके पास कोई इफ कोई बट नहीं है। 5 हफ्ते हो गए, ईरान ने ना तो अभी तक सरेंडर किया है और ना ही वहां पे सरकार गिरी है, ना रिजीम चेंज हुआ, ना जनता सड़कों पे उतर रही है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इन दोनों की जो वॉर स्ट्रेटजी थी कि बस यूं गए और यूं मारा, यूं अपनी एयर स्ट्राइक की और यूं निकल आए, उल्टा पड़ गया सारा का सारा दांव, क्योंकि ये एक ट्रैप था, एक जाल था इन दोनों शक्तियों को इसके अंदर फंसाने का। अमेरिका तो हर हालत में यहां से निकलना चाहता, लेकिन इजराइल के लिए अभी ये वॉर ऑफ एग्जिस्टेंस है और यहीं पर अब आ रहा वो टर्निंग पॉइंट, यहीं पर वो जियोपॉलिटिकल गेम समझ में आने वाला है कि जब मौका पड़ता है तो दोस्त भी दोस्त नहीं रह जाता, दुश्मन दुश्मन नहीं रह जाता। जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर कब कौन किसका मोहरा बनेगा, कौन किसके साथ खड़ा होगा, कौन किसका चेहरा बनेगा, ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलो अब हम इसी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सुप्रीम लीडर को मार दिया, फिर भी रणनीति फेल हो गई। अब क्या होगा, किससे बात करेंगे, कौन ईरान संभालेगा? अगर तुम शांति समझौता करने के लिए भी तैयार हो, किसके साथ, कौन होगा अगला लीडर, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है।